हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो सॉलिड्स में आपने देखा कि सॉलिड्स आर रिजिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उन्हें स्पेस नहीं होती है हिलने की। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये रिजिड होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। ये तो हमारा सॉलिड था। अगर हम लिक्विड का केस बनाएं तो उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से पैक होते हैं। वाइल इन केस ऑफ गैस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फ्री टू मूव हियर एंड देयर। ओके, लिक्विड्स में आप देखिए इट इज़ नॉट सो रिजिड, इतना रिजिड नहीं होता है जितना कि सॉलिड होता है। और गैसेस तो बिल्कुल रिजिड नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं मूव करने के लिए। सॉलिड्स हैव अ डिफाइनाइट शेप, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। डिफाइनाइट शेप और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। लिक्विड्स में दे हैव अ डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट वॉल्यूम, उनके पास डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है लेकिन डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। आप उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम उसका सेम ही रहेगा। गैसेस के केस में आप देखोगे तो इनके पास ना ही उनका डिफाइनाइट शेप होता है, ना ही कोई डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है। आप इसको जहाँ डालोगे वो उसका शेप ले लेगा, उसका वॉल्यूम ले लेगा, ठीक है। सॉलिड्स में लो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप जब देखोगे इसकी मूवमेंट, ठीक है, आप किसी मॉलिक्यूल के मूवमेंट को काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। तो आप देखोगे कि सॉलिड में मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं होगी, बहुत ही कम मूवमेंट होगी, इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे लो है। लिक्विड के केस में आप देख रहे हो कि इंटरमीडिएट है, ना सॉलिड जितनी कम ना गैसेस जितनी ज़्यादा, इसीलिए इंटरमीडिएट का केस बनता है। और आप गैसेस का देखोगे तो इनके पास बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडमली मूव करते हैं। सॉलिड्स आप देखोगे कांट बी कंप्रेस्ड एप्रिशिएबली, उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं सॉलिड्स को, ठीक है। लेकिन आप देखोगे लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, और गैसेस के केस में तो बहुत हाई एक्सटेंट तक हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड्स में द मॉलिक्यूल्स आर हाईली हेल्ड राइटली बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये टाइटली पैक्ड है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड में क्या होता है, इंटरमीडिएट लेवल का होता है। टाइटली तो पैक होते हैं लेकिन इतने टाइट भी नहीं है कि वो आपके सॉलिड बन जाएं, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि इतने टाइटली पैक नहीं होते हैं। While in case of gases you can see that they have very less intermolecular forces of attraction, that is why इनके बीच की जो अट्रैक्शन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन अ वेरी डेंस फॉर्म। इसमें भी आप सेम रीज़न यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत डेंसली पैक्ड हैं तो वो बहुत डेंस फॉर्म में होंगे। डेंस का मतलब क्या होता है, घनापन, ठीक है। तो आप देखोगे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है एक दूसरे से, बहुत कम गैप है इनके बीच में, इसलिए बहुत डेंस फॉर्म में है। वाइल लिक्विड में आप देखोगे इंटरमीडिएट है, और गैसेस तो बहुत लो डेंसिटी के होते हैं, इसीलिए आप देखते हो गैसेस जनरली एटमॉस्फेयर में ऊपर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो ईजिली, लिक्विड्स नो बाई फ्लोइंग प्रॉपर्टी फ्लोज एंड इवेपोरेट्स ईजिली इन केस ऑफ गैसेस। सॉलिड्स में द डिफ्यूजन रेट इज़ वेरी लो। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था, एक दूसरे में मिक्स होने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। लिक्विड के केस में डिफ्यूजन रेट मॉडरेट होता है, और गैसेस में तो आप देखोगे डिफ्यूजन इज़ वेरी हाई, गैसेस एक दूसरे में बहुत इजीली मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इतना हम समझ गए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस। चलिए, डिफरेंस तो हो गए, अब हम ये देखते हैं क्या ये जो सब हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, क्या ये एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। मतलब क्या सॉलिड लिक्विड में बदला जा सकता है, लिक्विड गैस में बदला जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, हम इन तीनों के फॉर्म्स को बदल सकते हैं। आपके पास कई सारे एग्जाम्पल, अगर आप अपनी डेली लाइफ से देखो तो हमारे पास वाटर एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि आपके 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, ठीक है। सॉलिड में आपने देखा होगा आइस को, लिक्विड में आप तो देखते ही हो वाटर जो आप पीते हो, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस में आपने इसकी वेपर्स देखे होंगे, जो आपके बादल होते हैं वो भी हमारे वाटर के गैशियस फॉर्म में ही प्रेजेंट हुए होते हैं। ओके, इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं कि सॉलिड आइस फॉर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हो, सेकेंड, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है आइस,
ये है वाटर और ये है गैस, ठीक है, वेपर्स कह सकते हो आप इसे। तो अच्छा, वाटर तो चलो सब कोई एग्जाम्पल देता है वाटर का, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मैटर है जो इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके? तो आपने मरकरी के बारे में सुना होगा, ये प्लैनेट वाला मरकरी नहीं है, ये एलिमेंट वाला मरकरी हमारे पास, ठीक है। तो ये मरकरी क्या है, जो आपके थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है, ठीक है। ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में भी होती है, सॉलिड फॉर्म में भी होती है, गैस फॉर्म में भी होती है। आपने नाइट्रोजन सुना होगा, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो आपके तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब नाइट्रोजन को देखो, आपके एटमॉस्फेयर में ये गैस के फॉर्म में है ना, और इसको हम बहुत इजीली लिक्विफाइड भी कर सकते हैं अंडर सम कंडीशंस, ठीक है। जैसे हम एलपीजी को लिक्विफाई करते हैं, वो होती तो गैस है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे लिक्विफाइड करते हैं ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके और वो कम जगह में ज़्यादा गैस आ सके, ठीक है। अब नाइट्रोजन को तो आप नेचुरली अगर देखोगे, नेचुरली वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नेचुरली वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हो गए जो कि हमारे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब वाटर के एग्जाम्पल को लेके हम आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फॉर्म्स के बारे में और डिटेल में समझते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट अगर हम करें तो आपने क्या लिया है, ये एक बीकर लिया है, इसमें हमने डाली है आइस क्यूब्स, आप अपने फ्रिज से लेकर आओ, आइस क्यूब्स इसमें हमने डाली, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से फ्लेम ऑन किया हमने, ये गैस है हमारी, फ्लेम है, ठीक है। अब होगा क्या, आप देखोगे थोड़ी देर में ये जो आइस है ये वाटर में बदल जाएगी, ठीक है, ये वाटर में बदल जाएगी। इसके बाद क्या होगा, अभी आप और कंटिन्यू फ्लेम ऑन करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर्स वेपर के फॉर्म में उड़ जाएंगी और पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। पहले क्या होगा, बॉईल होगा, बॉईल होने के बाद क्या होगा, ये वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ये समझ सकते हैं कि पहले क्या था, आइस थी यानी कि सॉलिड के फॉर्म में था, थोड़ी हीट दी हमने, आइस सारी मेल्ट हो गई तो क्या हुआ, लिक्विड के फॉर्म में आ गया, देन और हमने इसे हीट दी, बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ और हीट हुई तो ये वेपर पहुंच गया, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर, सॉलिड्स के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो कि मैंने अभी आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, ठीक है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो कि मैंने आपको बताया था, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, है ना। तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड, पार्टिकल जो होंगे वो वाइब्रेट करने लगेंगे आपके ग्रेटर स्पीड से, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी वाइब्रेट होने की, ठीक है। तो जो हमने एनर्जी दी है आइस को, ठीक है, वाटर बनने के लिए, तो वो क्या करेगी, जो आपके, अब देखो आइस है आपका सॉलिड फॉर्म में, इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब क्या होगा, इनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी सारे मॉलिक्यूल्स में, तो ये क्या करेंगे, धक्का मुक्की करने लगेंगे। अब जैसे जहाँ धक्का मुक्की होने लगती है फिर क्या होता है, वहाँ तो भाई बवाली मच जाता है। अब होगा क्या, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन्हें तोड़ देंगे। अब तोड़ने से होगा क्या, मॉलिक्यूल्स के हाथ छूट गए, अब वो तो रैंडमली कहीं पे भी घूमेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब एनर्जी आप दे रहे हो सॉलिड को, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा या फिर हट जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ के फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जब सॉलिड पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी होगी और लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी। हम इसी टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब सॉलिड पूरी तरीके से लिक्विड के फॉर्म में आ चुकी होगी, हम उसे नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें तो ये होगा, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये वर्ड मैंने क्यों बोला, विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर, आइए इस पे देखते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस अंडरगो सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट
ठीक है, विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस चीज़ का मतलब समझिए, क्या है विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब। अब जैसे आपने इस एक्सपेरिमेंट को देखा, ठीक है, इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब तक आइस हमारी बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक लिक्विड फॉर्म में बदलती है तो आइस का और जो लिक्विड फॉर्म है उसका टेम्परेचर एकदम सेम रहता है, ठीक है। आप उसे हीट तो दे रहे हो पर टेम्परेचर तो उतना ही रह रहा है। ये क्या बात हुई कि टेम्परेचर हमारा जा कहाँ रहा है, हमारी हीट जा कहाँ रही है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है हिडन, ठीक है। तो हीट हमारे सिस्टम के साथ लुका छुपी खेल रही है, वो सिस्टम में है तो पर कहीं जाके छुप गई है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इवन आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, ठीक है, टिल द आइस मेल्ट, जब तक आइस मेल्ट नहीं होती और जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता, टेम्परेचर हमारा सॉलिड फॉर्म का और लिक्विड फॉर्म का सेम रहता है। तो ये हीट जाती कहाँ है अब, ठीक है, अब इस हीट को भी देखना पड़ेगा ना, ये छुपती कहाँ है जाकर आकर। तो ये हीट क्या करती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को तोड़ने के काम आती है, ठीक है। अब आपने सुना होगा एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। आप हीट एनर्जी दे रहे हो पर वो एनर्जी जा कहाँ रही है, वो एनर्जी जा रही है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें तोड़ने में, ठीक है। ये हीट जो है आइस के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और टेम्परेचर राइज दिखाए बिना ये जो है आपके हीट लेटेंट हीट के फॉर्म में चली जाएगी। तो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें लेटेंट हीट की, तो डेफिनेशन क्या हुई कि लेटेंट हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसमें जितना प्रेशर है उतना ही रहेगा। नेचुरली जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर हमें दे रहा है उतना ही प्रेशर रहेगा। हम अलग से किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसमें कोई भी प्रेशर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। हमने 1 kg क्यों लिया है, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो वाटर के केस में ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू आइस के केस में। क्या चीज़, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वाटर में ज़्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर क्या है, हीट एनर्जी भी प्रेजेंट है। वो अलग बात है कि वो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। ये किस केस में, मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ। इस टेम्परेचर में हमारी वाटर की एनर्जी आइस की एनर्जी से ज़्यादा होगी। चलिए अब सॉलिड लिक्विड तो बन गया, अब क्या होगा, अब आप हीट देना बंद तो आपने किया नहीं है, अब क्या होगा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। और आप हीट दे रहे हो तो फिर क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, ठीक है, गैस फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस अंडरगोज लिक्विड फॉर्म या लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट। सब्सटेंस क्या करता है, लिक्विड से गैशियस फॉर्म में बदल जाता है। हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए इतना तो हम समझ गए। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम 0 डिग्री सेल्सियस को कई बार ये भी लिख देते हैं 273 के। ये क्या चीज़ है भाई, ये के क्या चीज़ है। या फिर आप लिखते हो 100 डिग्री सेल्सियस को किस में, 373 के में। तो ये के क्या चीज़ है। अब आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे हम अगर लेंथ मेजर करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं, ठीक है, किलोमीटर लिख देते हैं। ये सारी क्या है, हमारी लेंथ के मेजर्स हैं। हम फीट लिखते हैं, है ना, ये सब हमारे लेंथ के मेजर्स हैं या लेंथ के यूनिट्स हैं। उसी तरह हमारे पास टेम्परेचर के भी
यूनिट्स हैं, ठीक है, टेम्परेचर के भी यूनिट्स हैं। कौन कौन से यूनिट्स हमें पता है? हमें पता है सेल्सियस के बारे में, सेल्सियस है जिसको हम डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखते हैं। वी हैव फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। जैसे आपको फीवर आता है तो नहीं बोलते हमें 104 का बुखार है, तो 104 वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है बेटा, वो होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, जिसे हम डिग्री एफ से लिखते हैं, ठीक है। देन वी हैव केल्विन, जिसे हम के से लिखते हैं, ये वही के है बेटा, केल्विन वाला ही, ठीक है। और हमारे पास एक और होती है रैंकिन, जिसे हम डिग्री आर ए से लिखते हैं। हमारे पास जैसे यूनिट्स में आप देखोगे इतने सारे होते हैं, टेम्परेचर में भी हमारे पास कितने ही सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम इतने सारे यूनिट्स को तो एक साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना, तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म को लिया है। टेम्परेचर के केस में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? केल्विन है, ठीक है। जैसे कि टाइम के केस में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सेकेंड्स होता है। तो टेम्परेचर के केस में क्या है? केल्विन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारे पास कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दें, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या केल्विन को सेल्सियस में, ठीक है। इन सब के बीच में एक इंटर रिलेशन होती है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है। तो अब हम थोड़े फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके बच्चा पार्टी, अब आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप दो फॉर्मूले देख रहे हो। ये फॉर्मूला क्या है? हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में इंटरचेंज किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है? फ़ारेनहाइट को हमने डिग्री सेल्सियस में चेंज किया है, ठीक है। आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, K = C + 273.15, ठीक है। अगर हम चाहें तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हैं, आपके पास यही फॉर्मूला है, बस हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? K-273.15, ठीक है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूलेज लगा सकते हो। इसी तरह अगर हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? F = C/9/5 + 32, ठीक है। आप इसे इंटरचेंज करके देख लो। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी, ठीक है। ये थे हमारे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में। चलिए अगर हम एक जनरल सी बात करें तो हम सॉलिड को अगर हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, हीट को आप इस तरह भी देखोगे, अगर कहीं पर ट्रायंगल करके कोई शेप बना हो, इसका मतलब क्या होता है? हीट होता है। या आपकी हायर क्लासेस में आप ज़्यादा देखोगे, ठीक है। सॉलिड को आप हीट करते हो तो क्या बनता है? लिक्विड फॉर्म में चला जाता है सॉलिड हमारा, है ना। और अगर आप लिक्विड को भी हीट करते हो तो क्या होता है? गैशियस फॉर्म में चला जाता है। अब हम उल्टा चलते हैं, अगर हम गैस को कूल करेंगे ना तो हमारे क्या बनेगा? लिक्विड फॉर्म बनेगा। और अगर हम लिक्विड को कूल करते हैं, जैसे कि हम वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं, तो क्या बन जाता है? आइस बन जाती है ना। तो इसको भी हम कूल करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में हमारा बदल जाएगा। अभी तक हमने इतनी चीज़ देखी। तो हमने वीडियो की शुरुआत कहाँ से की थी कि क्या हमारे जो मैटर्स हैं, जो 3 स्टेट्स ऑफ फॉर्म हैं, क्या वो इंटरचेंज हो सकते हैं? तो हमें आंसर क्या मिल गया? हाँ, हम ये इन तीनों फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर में चेंजेस करें तो। केवल टेम्परेचर ही नहीं बच्चों, अगर हम ना प्रेशर में भी चेंज करेंगे तो भी ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आएंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के लिए आज हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ये कूद कूद के ही दूसरे फॉर्म में जाएगा, क्या सॉलिड को पहले लिक्विड ही बनना पड़ेगा गैसियस फॉर्म में जाने के लिए, या फिर कोई डायरेक्ट मेथड भी है जिससे हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में या गैस को डायरेक्ट सॉलिड में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।